बैंक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। आईपीएफ अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। आईईपीएफ अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। आईपीएफ अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए अनक गुप्ता है और आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे एकत्रित हुए हैं। ये विषय है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जो कंपनीज़ हर साल एनुअली या वार्षिक रूप से अपने जो खाते हैं जब वो अपने इन्वेस्टर्स के आगे प्रेजेंट करते हैं, उसमें ऐसे क्या चेंजेस आए हैं जो सभी शेयर होल्डर्स को या फिर जो भी लोग उस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो उस कंपनी की माइन्यूट डिटेल्स यानी कि बारीकियों को पे ध्यान दे पाएँ, चेक कर पाएँ क्या उसकी जो हेल्थ स्ट्रक्चर है या उसके जो खाते हैं वो कितने स्वस्थ हैं। उन 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 चीज़ों को पे वो फोकस कर पाए। इसके ऊपर हमारी सरकार ने जो है रिसेंटली काफ़ी ऐसे ऐसे चेंजेस लेकर आए हैं जिससे कि जो छोटी छोटी कमियां हैं या छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो हो सकता है किसी इन्वेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, वो उसको पता चले और वो उसके आधार पे निर्णय ले सके अपने या उस कंपनी के बारे में उसको बेटर जान सके। तो आज हम जो बात करेंगे आज हमने एक स्लाइड के माध्यम से इसको कवर करने की कोशिश करी है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहला एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज आया है वो है कि एजिंग
यानी कि जो उधार पे हम माल बेचते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, उसकी एजिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा चेंज इस बार सरकार लेकर आई है। और ये वर्ष 2022 की जितनी बैलेंस शीट्स पब्लिक फोरम पे आई हैं उन सब में ये चेंज एप्लीकेबल हो चुका है। पहले जो ये चेंज आता था, ये चेंज आता था कि पहले हम ये बताते थे कि हमारी उधारी की सेल, जो हमने उधार पे माल बेचा है किसी भी कंपनी में, वो उधार 6 महीने के अंदर कितना है और 6 महीने के बाहर का उधार कितना है। यानी कि जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो विदिन 6 मंथ्स कितने अमाउंट आती हैं, आउटसाइड या ओवर 6 मंथ्स कितनी अमाउंट आती है। अब उसको कंपनियों ने उन कंपनियों को बोला गया है कि आप इसको 6 महीने के बजाय आप इसको वार्षिक रूप में इसको बांटें, यानी कि 6 महीने, फिर 6 से 1 साल, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल और 3 से ज़्यादा साल, उस रूप में उसको बांटें। साथ में आप ये भी बांटें कि किन उधार जो आपने उधारी में सेल किया है उसमें कितनों में आपका डिस्प्यूट चल रहा है, कितने पे डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, कितने सिक्योर्ड हैं, कितने अनसिक्योर्ड हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स के पर्सपेक्टिव में जो इस बार गवर्नमेंट लेकर आई है। इससे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि किसी भी इन्वेस्टर को आज के डेट में ये पता चल सकता है कि जो कंपनी ने सामान बेचा है उस सामान की क्या उसको कैश रियलाइज हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो वो कितने पीरियड में है, कि मेरा 6 महीने के अंदर अंदर कितना है, 1 साल में कितना है, 3 साल में कितना है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है जानना। सिमिलरली एक दूसरा एक मेजर चेंज आया है, वो है कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कितनी है कंपनी के अंदर, और उस शेयर होल्डिंग के अंदर चेंजेस क्या होते हैं। अभी तक हम जो कंपनी की बैलेंस शीट हम पब्लिश करते हैं, कोई भी कंपनी उसको पब्लिश करती है, उसमें उसको मैंडेटरी है कि वो 5% से ऊपर जितने भी लोगों की शेयर होल्डिंग है उसको वो डिस्क्लोज करे, और साथ में उसमें चेंजेस भी बताए, यानी कि मेरा 5% वालों का पिछले साल कितना था और आज उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है। लेकिन इसमें जो एक मेजर एस्पेक्ट जो छूट रहा था वो था कि जो प्रमोटर्स हैं जिन्होंने वो कंपनी स्टार्ट की है उनकी होल्डिंग कितनी है, चाहे वो 1% ही होल्ड करते हो, लेकिन उनकी होल्डिंग क्या है। तो उस एस्पेक्ट को कवर करा है जो हमारा जो नेक्स्ट चेंज आया है, जिसके अंदर हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं। तो प्रमोटर का नाम, होल्डिंग और चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल की शुरुआत में कितने थे और साल के एंड में उनके पास कितने शेयर्स हैं। तो ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई जो कंपनी जिन्होंने स्टार्ट करी या जिन्होंने स्टेब्लिश करी आज की डेट में वो क्या होल्डिंग्स रखते हैं कंपनी के अंदर, और वो कैसे अपनी होल्डिंग का मूवमेंट जो है डिस्क्लोज करते हैं या करते हैं पूरे साल में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है जो सारे इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए जब वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे हमने बात करी उधारी पे सेल की, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स की, सिमिलरली उसी तरीके से कंपनियां सामान खरीदती भी हैं, यानी परचेजेस करती हैं। तो परचेजेस भी उधारी पे होती हैं। उस पे पहले अभी जो करंट क्राइटेरिया था वो ये था कि हम ये दिखाते थे कि मेरी उधारी की परचेज कितनी है, और उसमें एमएसएमई या नॉन एमएसएमई के अंदर डिस्क्लोजर आता था। यानी कि एमएसएमई वो कंपनीज हैं जो सूक्ष्म, छोटी और मध्य वर्गीय कंपनियां हैं, और दूसरा उससे बड़ी कंपनियों से कितना मेरा बाइफर्केशन होता था। अब जो तरीका आया है प्रेजेंट करने का वो ये आया है कि आपको ये तो बताना ही है कि आपकी एमएसएमई या नॉन एमएसएमई कंपनी से ट्रेड पेबल्स की पोजीशन क्या है। उसके साथ साथ आपको इसकी एजिंग भी देनी है, यानी कि मेरा कितना पैसा है जो 1 साल के अंदर अंदर आउटस्टैंडिंग है जो मैंने अभी तक नहीं दिया है, 1 से 2 साल वाली कितने हैं, 2 से 3 साल कितना है, और 3 से ऊपर कितना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। ये जो अगर हम इसको एक वाइडर एंगल से देखें किसी भी इन्वेस्टर के लिए, वो इन 2 शीट्स, यानी कि जो हमने सबसे पहले बात करी ट्रेड रिसीवेबल्स में यानी उधारी सेल, और ट्रेड पेबल्स यानी कि उधारी परचेज की एजिंग से कोई भी इन्वेस्टर ये पता कर सकता है कि ये कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल यानी कि रोज़मर्रा में लगाई हुई पूंजी का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अगर कोई भी कंपनी के डेटर्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब अगर हम इसको
एक एंगल से ये देखें कि हो सकता है उस कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो लेकिन उसकी कैश पोजीशन अच्छी नहीं है। सिमिलरली हम दूसरी तरफ देखें कि किसी कंपनी का ट्रेड पेबल्स अगर बहुत ज़्यादा हैं और वो 3 साल से ज़्यादा वाले रेशो में आते हैं, इसका मतलब वो कंपनी इज़ नॉट अ गुड पेइंग मास्टर, या उस कंपनी के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पेमेंट करने के। तो इस तरह का एक बहुत अच्छा एनालिसिस या बहुत अच्छे क्लैरिटी इन दो टेबल से अब मिलती है जो पहले नहीं मिलती थी। एक चौथा बहुत बड़ा चेंज आया है, वो आया है डेट फंडिंग का। जो अब हम कुछ अगर हम थोड़ा सा अपना सिनेरियो देखें रीसेंट ईयर्स का, यानी कि तो उसमें आप सब ने नोटिस करा होगा कि बैंक रिलेटेड जो है फ्रॉड्स कह सकते हो या बैंक रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ कह सकते हो, वो बहुत नोटिस में आई और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज उनके एग्जाम्पल्स बने। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कई ऐसे प्रावधान या ऐसे प्रोविजंस लेकर आए हैं जो मैंडेट करते हैं किसी भी कंपनी को कि वो उस चीज़ का डिस्क्लोज़र करे, जिससे कि जो उसका इन्वेस्टर है या उसमें इंटरेस्टेड पार्टी है उसको पहले से ही क्लैरिटी हो कि ये कंपनी बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस या डेट फंडिंग यानी उधारी पे जो पैसा लेते हैं या लोन लेते हैं उसको कैसे टेक केयर करती है। तो एक चेंज आया है, वो आया है कि जो आपने उधार पे लोन लिया है, सपोज़ आपने किसी बैंक से लोन लिया है, क्या वो बैंक का जो लोन आपने लिया है वो उसी जगह यूज़ किया है जिस पर्पस से आपने लिया था। यानी कि सपोज़ मैं आज की डेट में कोई कंपनी है जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, उसने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रोड्स बनानी है, उसने रोड्स प्रोजेक्ट रिलेटेड लोन लिए, क्या वो पैसा रोड प्रोजेक्ट में ही लगा या वो पैसा रोड प्रोजेक्ट से हट के पता चला उसने अपने जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको डाइवर्ट कर दिया, या डायरेक्टर्स ने उस पैसे को ले लिया या वहाँ उन्होंने यूज़ कर लिया, या कहीं और कंपनी ने उसको यूज़ करा जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस से हट के। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर अब गवर्नमेंट कहती है कि हर कंपनी के मैनेजमेंट को बताना है कि मैंने जितने पैसे लिए हैं वो पैसे मैंने वहीं लगाए हैं जिस पर्पस के लिए मैंने लिए थे। तो ये अगर ये नहीं है तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा इस चीज़ के। अगर अब हम बात करें एक और चेंज की, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं? जो लैंड एंड बिल्डिंग है। अगर आप इंडियन सिनेरियोज को देखेंगे तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कंपनीज़ के पास या हो सकती है किसी के पास जिसकी रजिस्ट्री उसके नाम पे ना हो। तो टाइटल डीड्स हेयर मीन्स रजिस्ट्री ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो अभी तक ये होता था कि हम ऑडिटर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जो कंपनी का ऑडिटर होता था वो बताता था अपनी एक कारो रिपोर्ट में, कारो एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसके अंदर ऑडिटर पहले अभी तक बताता था कि कंपनी की कितनी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कंपनी अपने बिजनेस में यूज़ कर रही है। हो सकता है उसका ऑफिस हो वहाँ पे, हो सकता है उसका गोडाउन हो सकता है उसकी सेल परचेज में इन्वॉल्व हो, लेकिन उनकी रजिस्ट्री उनके नाम पे नहीं है। अब उस इंफॉर्मेशन को अब इलेबोरेट करा गया है। अब उसको ये बताया, अब जो कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेटरी है ये बताना कि पहली बात तो प्रॉपर्टी किस नेचर की, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो होते हैं जो कंपनी अपने रूटीन बिजनेस में यूज़ करती है, जैसे मशीनरीज हो सकती हैं, व्हीकल हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिस पे कंपनी रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन कमाने की इच्छा रखती है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपनी यूज़ कर रही है या उस पर रेंटल कमा रही है लेकिन वो कंपनी के नाम पे नहीं है, वो कंपनी को बताना ज़रूरी है। वो किसके नाम पे है वो बताना ज़रूरी है, और अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी बताना कंपनी के लिए ज़रूरी है। ये पहले मैंडेटरी नहीं था। तो जो भी निवेशक हैं उस कंपनी के अंदर या जो भी उस कंपनी से इंटरेस्टेड हैं, उनको ये क्लियर पता चलता है इस टेबल से कि कंपनी के पास ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे कंपनी का मालिकाना हक नहीं है, और अगर हक नहीं है और उस पर डिस्प्यूट भी चल रहा हो। तो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिस्क्लोजर है जो इस फाइनेंशियल ईयर 22 की जो बैलेंस शीट्स आई हैं वहाँ से स्टार्ट हो गया है आना।